नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट सीरीज़, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा हिंदी का कोर्स लगभग कंप्लीट हो चुका है और उत्तराखंड के जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं उसमें लगभग 20 क्वेश्चन तो हिंदी से पूछे जाते हैं। तो आपने टारगेट रखना है कि 20 में से 18 क्वेश्चन आपने लाने ही लाने हिंदी में। साथ ही साथ आपको बता दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अब आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सको उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अब आपको देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे आज से शुरू कर रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट सीरीज, और प्रत्येक हफ्ते में प्रत्येक वीक में 1 या 2 प्रैक्टिस सेट सीरीज आएंगी यहाँ पे हिंदी की। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि एग्जाम नज़दीक देखते हुए यहाँ पे आपके लिए बनाए गए हैं हिंदी के 20+ यानी 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट। तो यदि आपको 20+ प्रैक्टिस चाहिए हिंदी के तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपको पता है कि एग्जाम नज़दीक है और आपको अधिक से अधिक यहाँ पे आप प्रैक्टिस करनी है। तो यदि आपको 20+ प्रैक्टिस सेट चाहिए तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 का, संचार कैसी प्रक्रिया है। तो जो संचार, देखो संचार क्या होता है, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो संचार एक प्रकार की यहाँ पे क्या है, अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ये अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें सूचना देने वाले और सूचना पाने वाले दोनों की सक्रिय भागीदारी होते हैं, उसे कहते हैं अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया। अब देखो जो संचार है एक देने वाला होता है और एक उसको पढ़ने वाला या उसको पाने वाला। तो अगर पढ़ने ही वाला ना हो तो देने वाले का क्या काम, या अगर देने वाला नहीं होगा तो पढ़ने वाले तक वो संचार कैसे पहुंचेगा या संदेश कैसे पहुंचेगा। तो कुल मिला के संचार ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देने वाले का और साथ ही साथ उसको पढ़ने वाले का यानी उसको पाने वाले का दोनों की सक्रिय भागीदारी होती है। इसलिए संचार कैसी प्रक्रिया है, अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देख सकते हो आप ऑप्शन 4 ऑप्शन है यहाँ पे, और इसमें जो सृष्टि की जो शुद्ध वर्तनी होती है कौन होती है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सृष्टि यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है, बाकी जो तीनों है ये अशुद्ध यहाँ पे क्या है, वर्तनी है। सृष्टि को हम जैसे सी ऑप्शन में दिया गया है इस प्रकार से लिखते हैं सृष्टि। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। देखो काम का नाम मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। आपके काम का नाम क्या है, आप पढ़ रहे हो, और पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, अतिमलिन वृष भानुकुमारी अधोमुख रहित ऊर्ध्वनि चितवत ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन को मिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ये पंक्तियां यहाँ पे और आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो पहले आपको इस पंक्ति का अर्थ समझना होगा। देखो अतिमलिन वृष भानुकुमारी, वृष भानुकुमारी का मतलब यहाँ पे राधा से लिया गया है, राधा है वृष भानुकुमारी। ठीक है, तो राधा यहाँ पे अभी श्री कृष्ण के वियोग में जल रही है, और यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अतिमलिन वृष भानुकुमारी यानी राधा अति मलिन हो चुकी है। अधोमुख रहित यानी उसका मुंह नीचे हो रखा है, ऊपर नहीं उठा रही है। उर्द नहीं चितवत ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, माने उनकी स्थिति ऐसी हो रखी है जैसे कोई जुहारी अपनी सारी पूंजी जुए में हार गया हो। तो देखो यहाँ पे राधा की तुलना किससे की जा रही है, जुआरी से की जा रही है, कि उनकी स्थिति ऐसी हो रखी है जैसे किसी जुआरी ने अपनी सारी की सारी पूंजी किस में हाली, जुए में हाल ली है। वैसी स्थिति अभी श्री कृष्ण के वियोग में किसकी हो रखी है, राधा की हो रखी है। दूसरा यहाँ पे पंक्ति है, छूटे चिहुर बदन को मिलाने, यानी उनका बदन कुमिलाने लगा है, कमजोर पड़ गया है। ज्यों नलिनी हिम कर की मारी, नलिनी का मतलब होता है कमल और हिम का मतलब होता है पाला। जैसे कोई कमल पाले यानी हिम की मार से क्या हो गया है, मतलब मुरझा गया है। इस प्रकार से यानी कि एक तो राधा की तुलना यहाँ पे जुआरी से की गई है और एक यहाँ पे कमल से की गई है जो कि हिम यानी पाले से मुरझा गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है कि राधा की तुलना की जा रही है, यानी उपमा दी जा रही है किससे, जुआरी से और कमल से। और जहाँ पे तुलना यानी उपमा दी जाती है यानी तुलना की जाती है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से या किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु से, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा अलंकार हो रखा है, आपको बताया गया है उपमा अलंकार होता है। यानी इस पंक्ति में क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे वृष भानुकुमारी राधा है, राधा की तुलना एक तो ज्यों गथ हारे थकित जुआरी से की गई है, जो अपनी सारी की सारी पूंजी जुए में हार गया हो जुआरी। और एक किसे तुलना की गई है, ज्यों नलिनी हिम कर की मारी, यानी कोई जो नलिनी का मतलब कमल होता है, कमल हिम यानी पाले की मार से क्या हो गया, मुरझा गया हो। तो इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार हो जाएगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद? देखो आपको बताया था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जब आपको बताया था तो वहां पे आपको बताया था आपको वाक्य प्रयोग के माध्यम से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी है। तो यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है आपका परिषद। परिषद का मतलब होता है सभा। परिषद का मतलब क्या होता है? एक सभा होती है ना, परिषद। तो अब देखो परिषद में आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे सभा, परिषद का मतलब सभा होता है, सभा आयोजित की जा रही है या सभा आयोजित की जाएगी। कभी ये नहीं सुना होगा आपने कि सभा आयोजित किया जाएगा। आपने हमेशा क्या सुना है? सभा आयोजित की जाएगी। और जाएगी मतलब ये क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो इसलिए जो परिषद यानी सभा क्या होगा? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब देखो अन्य शब्दों पे अगर हम वाक्य प्रयोग करें, देखो सहारा मिलना चाहिए, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। सहारा मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए इसका मतलब ये पुल्लिंग है। सूचीपत्र जारी करना चाहिए, सूचीपत्र जारी करनी, ऐसा आपने कभी नहीं सुना। सूचीपत्र जारी करना चाहिए, ये आपका पुल्लिंग है। सियार आ रहा है, ठीक है। और परिषद तो यहाँ पे क्या है? परिषद यानी सभा आयोजित की जाएगी या सभा आयोजित हो रही है। तो ये आपका परिषद यानी सभा क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करनी है, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जिन्होंने वो हिंदी वाली सीरीज नहीं देख रखी, लगभग 30+ वीडियो उसमें बन रखी है, और उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक यहाँ पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, जिसका मूल्य न किया जा सके। जिसका मूल्य न किया जा सके मतलब वो बहुत ही कीमती वस्तु है और उसे हम कहते हैं यहाँ पे अमूल्य। जिसका मूल्य न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अमूल्य। यानी क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुमोदक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, यदि आपने किसी को पत्र भेज रखा है लेकिन उसने आपके प्रति उत्तर में कोई भी संदेश वापस नहीं भेजा, कोई भी पत्र वापस नहीं भेजा, तो उसको उस पत्र की याद दिलाने के लिए आप जो पत्र भेजते हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनुस्मारक। यानी उसको बोध कराने के लिए, उसको बोध कराने के लिए कि मैंने आपको कोई पत्र भेज रखा है, उस पत्र की याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसको कहा जाता है अनुस्मारक। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। अनुस्मारक यानी उसको स्मृति दिलाने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मारक। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। देखो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है और शब्द के बाद में कौन लगता है? प्रत्यय लगता है। तो अवनत में यहाँ पे कौन सा जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो है अव। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तरुण शब्द का विलोम क्या है? देखो तरुण का मतलब होता है यहाँ पे युवक, युवा या नौजवान। और तरुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तरुण के अगर पर्यायवाची पूछता है तो तरुण के पर्यायवाची कौन है? युवक हो गया, युवा हो गया, नौजवान, ये सभी तरुण के पर्यायवाची हैं और तरुण का विलोम हो जाएगा वृद्ध। किशोर का मतलब यहाँ पे जो अभी क्या है? अल्पवयस्क है, उसको कहा जाता है किशोर। और यौवन का मतलब तो खैर युवा और नौजवान, ये एक ही बात हो गई, जवान भी वही हो गया। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कृत्रिम शब्द का विलोम है। कृत्रिम, देखो कृत्रिम को कहते हैं आर्टिफिशियल या जो निर्मित हो रखा, जो बनावटी है, जो मानव ने स्वयं निर्मित किया है उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल या कृत्रिम। अब जो कृत्रिम है वो है मानव निर्मित, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। यानी कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्राकृतिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, प्रत्युत्पन्नवती शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जैसे आपको बता चुके हैं जो शब्द के पहले लगता है, तो इसमें जो उपसर्ग है वो है आपका प्रति। देखो यदि आप इसका संधि विच्छेद करोगे, इसका संधि विच्छेद आ जाएगा प्रतिधन उत्पन्नमति। ठीक है, अब इसमें ई धन ऊ से मिलकर क्या बनता है? आपका यहाँ पे या बनता है। ठीक है, प्रति मतलब ई धन उत्पन्नमति। ठीक है, ई धन ऊ तो या बन रहा है, और जहां पे ई धन ऊ से क्या बनता है? या बनता है, वहां पे हमेशा क्या होती है? यण संधि होती है। आपको संधि में ये बात यहाँ पे आपको बता रखी है। तो इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, रीढ़ टूटना का अर्थ क्या है? देखो रीढ़ टूटना का अर्थ जो है यहाँ पे वो है आधारहीन रहना। अभी आधारहीन रहना का मतलब क्या है? जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी यदि टूट जाए तो आपके शरीर, जो आपका शरीर खड़ा है वो किसके बलबूते पे है? रीढ़ की हड्डी पर। तो रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आधार है जो शरीर का वो कौन है? रीढ़ की हड्डी है। तो इसलिए कहते भी हैं कि बेटे के मरने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। किसी भी पिता का जो बेटा होता है उसको क्या कहता था? उसके जीवन का आधार कहा जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि बेटे के मरने से मानो तो उसकी
रीढ़ की हड्डी टूट गई यानी उसका आधार ही नहीं बचा हुआ है अब कुछ। तो रीढ़ टूटना का अर्थ यहाँ पे आधार ही ना रहना। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दोपहर के समय सालो आराम कर रही है, रेखांकित शब्द, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी जो ये रेखांकित वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी दोपहर के समय के लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। पूर्वाह्न होगा, मध्याह्न होगा, कालीग्रह होगा या अपराह्न होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोपहर के समय के लिए क्या कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है, पूर्वाह्न का जो मतलब होता है वो है दोपहर से पहले का समय, ठीक है, दोपहर से पहले का समय यानी सवेरा, तो इसको कहा जाता है पूर्वाह्न। अपराह्न जो होता है वो होता है दोपहर के बाद का समय, और मध्याह्न जो होता है, मध्याह्न वो होता है दोपहर के समय, ठीक है। तो पूर्वाह्न और अपराह्न के बीच का जो समय होता है यानी दोपहर, उसको कहा जाता है मध्याह्न। मध्याह्न का मतलब होता है मध्य, जब सूर्य मध्य भाग में, आसमान के मध्य भाग में जब सूर्य होता है तो उस समय को कहा जाता है दोपहर यानी मध्याह्न। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। तो यहाँ पे है इम्तिहान लेने वाला, इम्तिहान लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जो इम्तिहान लेता है उसको क्या कहा जाता है, परीक्षक कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है जैसे विशेषज्ञ, विशेषज्ञ किसको कहा जाता है, जो किसी एक विषय में क्या रखता हो, एक विषय के प्रति जो विशेष ज्ञान रखता हो उसे कहा जाता है विशेषज्ञ। परीक्षक आपको बता दिया, इम्तिहान लेने वाला उसको कहा जाता है परीक्षक यानी परीक्षा लेने वाला। समन्वयक क्या होता है, जो मिलाने वाला होता है, यानी जो सामंजस्य बिठाने वाला या तालमेल बिठाने वाला होता है उसको कहा जाता है समन्वयक। यानी दो पक्षों में अगर लड़ाई हो गई है तो उनके बीच सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना, उसको कहा जाता है समन्वयक। और अध्यापक का मतलब तो आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे सुबह शाम करना का अर्थ क्या है, सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पे देखो मुहावरे कैसे आप अपने यहाँ पे याद कर सकते हो यदि आप उनका प्रयोग स्वयं कर सके हो। तो यहाँ पे देखो सुबह शाम करना का जो अर्थ होता है वो होता है टाल मटोल करना। जैसे सपोज आपके किसी दोस्त ने आपसे पैसे लिए हैं और वो क्या कर रहा है, पैसे देने में क्या कर रहा है, सुबह शाम कर रहा है, मतलब बोल रहा है कि मैं आज शाम को दूंगा, सुबह दूंगा, या मैं आज नहीं दूंगा कल दूंगा। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है सुबह शाम करने का अर्थ क्या है, यहाँ पे टाल मटोल करना। अब देखो यहाँ पे एक और अन्य मुहावरा आ रखा है दिन रात काम करना, ठीक है। दिन रात काम करना का मतलब क्या है, जो आपको भी करना है, यानी बहुत कठिन परिश्रम करना। यदि आप दिन रात मेहनत करोगे तो आप उसको माना जाएगा बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, और आपको भी ये दिन रात एक करना है या दिन रात काम करना एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो का फिर बे पीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखो यहाँ पे एक तो आपको सीधी सी बात समझ में आ रही है कि एक तो यहाँ पे पीर शब्द की क्या हो रखी है, पुनरावृत्ति हो रखी है। अब देखो इस पीर के क्या क्या अर्थ हैं, कबीरा सोई पीर, पीर का मतलब अभी यहाँ पे क्या है, मतलब कबीरा कह रहे हैं कि वही पीर है, यानी पीर का मतलब यहाँ पे क्या अभी महान इंसान है, ठीक है। पीर जो जाने पर पीर, यानी जो लोगों की क्या जानता है, यहाँ पे पीर का मतलब आता है अभी पीड़ा से, जो लोगों की क्या जानता है, पीड़ा जानता हो। जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर, यानी जो दूसरों की पीड़ा समझने में असमर्थ है, या जो दूसरों की, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे पीड़ा से है, ठीक है। तो जो दूसरों की पीड़ा न समझता हो न जानता हो, सो काफिर बेपीर, यानी वो क्या है, महान नहीं हो सकता है। तो देखो पीर का अर्थ यहाँ पे, पीर यहाँ पे 2 या 3 बार प्रयोग हो रखा है, पीर शब्द जिसकी पुनरावृत्ति हो रखी है 2 या 2 से अधिक बार, जिसका अर्थ क्या है अलग अलग है। एक पीर का शब्द यहाँ पे महान, इस पीर का शब्द महान है, और इस पीर का अर्थ क्या है यहाँ पे पीड़ा से है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसके जो अर्थ हों वो क्या हों, अलग अलग हों, वहाँ पे क्या हो जाता है, यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे पीर शब्द की पुनरावृत्ति हो रखी है, जिसका अर्थ क्या है, एक महान इंसान से है, और एक पीर का अर्थ क्या है यहाँ पे पीड़ा से है। तो पंक्ति का अर्थ यहाँ पे क्या है, कबीरा सोई पीर है, यानी वही महान है जो जाने पर पीर, यानी जो दूसरों की पीड़ा समझता हो। जो पर पीर न जानी, यानी जो दूसरों की पीड़ा नहीं जानता है, सो का फिर बेपीर, यानी वो महान नहीं हो सकता है। तो ये इस पंक्ति का यहाँ पे क्या है, अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे जयचंद स्कूल से आ रहा है, वाक्य में जयचंद शब्द की संज्ञा क्या है। तो आपको यहाँ पे जयचंद शब्द की संज्ञा बतानी है। तो जयचंद की जो अभी संज्ञा है वो है आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि जयचंद किसी का नाम है और वो स्कूल से आ रहा है। तो ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में ये बात बोली गई है, जयचंद स्कूल से आ रहा है। तो ये क्या है, एक
व्यक्तिवाचक संज्ञाएं 17 का ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि यदि यही जयचंद का प्रयोग होता है कि देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंदों किसको कहा जाता है? जो क्या होते हैं? धोखेबाज होते हैं। तो देश में जयचंदों की कमी नहीं होती, यानी वो सारे उन धोखेबाजों की बात अभी की जा रही है उसमें जो देश में अभी मौजूद हैं। तो जयचंदों यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? वो जातिवाचक हो जाएगा। वो किसकी ओर इंगित कर रहा है? जो क्या है? धोखेबाज, यानी जितना एक समूह है धोखेबाजों का, उनको सीधे हम एक शब्द में बोले तो उनको क्या कहा जाता है? जयचंद कहा जाता है। और जयचंद यहाँ पे अभी क्या है? किसको इंगित कर रहा है? एक जातिवाचक संज्ञा को इंगित कर रहा है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो अभी जयचंद क्या है? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है जयचंद स्कूल से आ रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा में काफ़ी डिटेल्स आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि कहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है और कहाँ पे जातिवाचक संज्ञा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे 19-20 होना मुहावरे का अर्थ है। आपने सुना भी होगा कई बार, 19-20 तो चलता रहता है, यानी 19-20 होने का मुहावरे का जो अर्थ है वो है बहुत कम अंतर होना। 19-20, 19 और 20 में कितना अंतर है? एक का ही अंतर है, मैंने बहुत कम अंतर है, तो इसलिए कहा जाता है 19-20 होना। कई बार आपने सुना भी होगा कि 19-20 तो चलता रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत कम अंतर होना। यानी कई बार आपने देखो जब हिसाब करते हैं ना, तो हिसाब करने में कई बार होता है कि चलो 19-20 तो चलता रहता है, यानी अगर बहुत कम अंतर है हिसाब में, किसी को थोड़ा सा घाटा हो गया, किसी का थोड़ा सा लाभ होता है, तो बोलते हैं ना कि दोस्ती में 19-20 तो चलता रहता है, तो इसका मतलब है बहुत कम अंतर होना। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, पानी न मांगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कई बार आपने सुना होगा कि उसको तो पानी भी नसीब नहीं हुआ, यानी जब किसी की तत्काल मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसको कहा जाता है उसको तो पानी भी नसीब नहीं हुआ। तो पानी न मांगना का अर्थ यहाँ पे क्या है? तत्काल मर जाने से है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं हिंदी के ऐसे ही प्रैक्टिस सेट यदि आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको हिंदी के 20+ प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप 20+ प्रैक्टिस सेट हिंदी के डाउनलोड कर सकते हो और ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो और यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो एग्जाम के लिए, कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आपकी अधिक से अधिक यहाँ पे प्रैक्टिस हो सके और आसानी से आप एग्जाम में हिंदी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कृतज्ञ। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, कृपा पात्र। कृपा पात्र किसको कहा जाता है? जिस पर कृपा की गई हो उसको कहा जाता है कृपा पात्र। लेकिन जो इस कृपा यानी उपकार का मान रखता हो, सम्मान रखता हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कृतज्ञ। लेकिन कई लोग होते हैं ना, उन पर कृपा करो, उन पर दया भाव दिखाओ, लेकिन वो मान सम्मान बिल्कुल नहीं करते हैं। उसके बाद जो अन्य ऑप्शन है यहाँ पे उपकारी। उपकारी मतलब जो भलाई करने वाला है, जो कृपा करने वाला है, उसको कहा जाता है उपकारी। और सुपात्र क्या होता है? जो किसी भी पात्र के लिए यानी किसी भी काम करने के लिए जो क्या है विश्वसनीय पात्र है, उसको कहा जाता है सुपात्र। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे, निम्न में से हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में निर्गुण धारा के कवि कौन थे? देखो जो भक्तिकालीन युग था उसमें 2 तरह के कवि हुए, एक थे सगुण धारा के और एक हुए निर्गुण धारा के। तो सगुण धारा के जो कवि थे उन्होंने भगवान को किसी न किसी रूप में या किसी न किसी आकार में माना है। अगर हम जैसे मीरा की बात करें तो मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को माना है, श्री कृष्ण की भक्ति की है। गोस्वामी तुलसीदास उन्होंने भगवान राम की भक्ति की है। तो ये थे सगुण धारा के कवि। लेकिन निर्गुण धारा के कवि कौन थे? जिन्होंने भगवान को मतलब उन्होंने कहा कि भगवान का न कोई आकार है न कोई रूप है, तो इसे कहते हैं निर्गुण धारा के कवि। और निर्गुण धारा के जो सबसे प्रख्यात कवि थे वो थे कबीरदास। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो कबीरदास थे वो क्या थे? निर्गुण भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के कवि थे। भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के कवि कौन थे? कबीरदास। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो एक और चीज आपको ध्यान रखने की, जो निर्गुण धारा के कवि थे उन्होंने भगवान से ऊपर किसको श्रेष्ठ माना है? गुरु को माना है। एक आपने दोहा भी होगा सुना होगा कबीरदास जी का कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु की कृपा है कि गुरु ने ही हमें भगवान तक पहुंचाया है। तो जो निर्गुण धारा के कवि थे उन्होंने भगवान से ज्यादा मान्यता किसको दी है? गुरु को भी दी है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी भाषा में जो वचन है वो यहाँ पे 2 प्रकार के हैं, एक वचन और 2 वचन, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची बिजली का नहीं है? विद्युत, चपल, छटा या दामिनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विद्युत भी बिजली का पर्यायवाची है, छटा भी और दामिनी भी। लेकिन जो चपल है ये किसका पर्यायवाची है? चंचल का पर्यायवाची है चपल। लेकिन यदि चपला आता है यहाँ पे, देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चपला का जो पर्यायवाची है वो बिजली ही है, ठीक है। चपला का अर्थ क्या होता है? बिजली होता है। लेकिन चपल यहाँ पे क्या है? चंचल से है। तो यदि आपका चपला होता तब तो नहीं होता, लेकिन चपल यहाँ पे चंचल का पर्यायवाची है, इसलिए ये आपका बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लेकिन जो चपला होता है वो क्या होता है? बिजली का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची शब्द बादल का नहीं है? देखो बादल का और कमल का पर्यायवाची मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसके बाद कभी भूल नहीं पाओगे। तो कौन सा पर्यायवाची बादल का नहीं है? बादल का मतलब होता है जो जल को धारण करता है। तो यदि जल के पर्यायवाची में दा शब्द आता है, दा का मतलब आपको लगाना है धारण करने वाला, तो वो बादल का पर्यायवाची है। यदि जल के शब्द में जा शब्द आता है अंत में, तो वो है किसका? कमल का पर्यायवाची, क्योंकि कमल जन्म लेता है। जा से आपको ध्यान रखना है, जन्म लेता है जल में। तो जल के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उसमें यदि जा का प्रयोग होता है अंत में, तो उसको कहते हैं कमल का पर्यायवाची, ठीक है, अधिकांश शब्द। तो देखो यहाँ पे जलद, दा का मतलब धारण करने वाला, तो जल को धारण करने वाला कौन है? ये बादल का पर्यायवाची है। पयोधर, पयो मतलब जल को धारण करने वाला, ये भी कौन है? बादल का पर्यायवाची है। नीरद, नीर का मतलब होता है जल, तो नीर को धारण करने वाले यानी जल को धारण करने वाले, ये भी आपका बादल है। लेकिन यहाँ पे देखो वारिज, यानी वारी में जा का मतलब लगा दो आप जन्म लेने वाला, यानी वारी में यानी पानी में जन्म लेने वाला, ये कौन है? आपका कमल है। तो सीधी सी बात आप लगा सकते हो कौन सा पर्यायवाची बादल का नहीं है? तो वारिज यहाँ पे बादल का पर्यायवाची नहीं है। वारिज किसका पर्यायवाची है? कमल। वारिज जा से मतलब जन्म लेने वाला, वारी में जन्म लेने वाला, तो कौन है? पानी में कौन सा जन्म लेता है? कमल पानी में खिलता है। तो वारिज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 25 है हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या क्या है? तो उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? जिनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है हिंदी वर्णमाला में, ये होते हैं 2, ड़ा और ढा। कैसे लिखे जाते हैं? ड़ा और ढा। आप पढ़ते हो ना टावर्ग में, टा ठा डा ढा णा, फिर ड़ा और ढा आते हैं। तो ये जो 2 शब्द होते हैं इनको क्या कहते हैं? जो 2 वर्ण होते हैं, ठीक है, ये जो 2 वर्ण होते हैं इनको क्या कहा जाता है? उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। यानी उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। देखो अर्ध स्वर कौन होते हैं? जो स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों से होके मिलता है, तो उसको कहते हैं अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर माना जाता है यहाँ पे या और वा को, यानी वा यहाँ पे क्या है? अर्ध स्वर है। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो जो तत्सम शब्द है यहाँ पे वो है आपका गोधूम। अब गोधूम तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द कौन है? तो गोधूम का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है गेहूं। यानी गेहूं का तत्सम शब्द है गोधूम और गोधूम का तद्भव शब्द कौन सा है? गेहूं है। उसके अगर हम चारों ऑप्शन की बात करें तो पड़ोसी ये एक तद्भव शब्द है, ये भी तद्भव शब्द है और ये भी तद्भव है। ये तद्भव नहीं है। शहीद क्या है आपका? ये आपका अरबी शब्द है, यानी ये विदेशी शब्द है, ये अरब से आया है शहीद, तो ये एक विदेशी शब्द है। बाकी पड़ोसी ये आपका तद्भव शब्द है और पड़ोसी का जो तत्सम होता है वो होता है प्रतिवासी। और बहु भी एक तद्भव शब्द है और बहु का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है वधु। और गोधूम क्या एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या है? गेहूं है। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अभी आपको तद्भव शब्द बताना है यहाँ पे। बैंक, मुहा, मर्म या प्रलाप। तो यहाँ पे जो मुह है ये आपका तद्भव शब्द है। किसका ये तद्भव शब्द है? मुख का। मुख एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या है? मुह है। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें बैंक, ये आपका क्या है? ये आपका अंग्रेजी शब्द है यानी विदेशी शब्द है। मर्म की बात करें तो मर्म का मतलब होता है रहस्य या गूढ़। तो मर्म एक स्वयं में क्या है? तत्सम शब्द है, जबकि इसका जो तद्भव रूप है वो है रहस्य या गूढ़। और प्रलाप ये स्वयं में एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द वो है प्रपंच या ढोंग। और मुंह क्या है? स्वयं में एक तद्भव शब्द है, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और मुंह जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है? मुख है। क्वेश्चन नंबर 29 है शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है शिरीष के फूल। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र। उत्तम पुरुष शैली या एक वचन शैली, जैसे मैं, तुम, तू,
इसमें जो इस शैली में जो लिखे जाते हैं पत्र वो लिखे जाते हैं अर्ध सरकारी पत्र, क्योंकि इसमें एक तो ज़्यादा औपचारिकता नहीं बरती जाती है। जैसे आप किसी दोस्त को लिख रहे हो अपने, या किसी जो बराबर वाले अधिकारी है आपका, ठीक है, आपके लेवल का जो अधिकारी है उसको आप लिख रहे हो, तो उसको तो आप उसमें ज़्यादा आप क्या नहीं बरतोगे, आप उसमें ज़्यादा औपचारिकता नहीं बरतोगे, तो इसे कहा जाता है उत्तम पुरुष शैली। लेकिन एक होती है अन्य पुरुष शैली। तो अन्य पुरुष शैली का मतलब आपको लगाना है आप किसी अन्य व्यक्ति को लिख रहे हो जो आपसे ज़्यादा सीनियर है, तो उसको आप क्या दोगे, यहाँ पे सम्मान दोगे, आप उसमें औपचारिकता बरतोगे, आप उसमें लिखोगे महोदया या श्रीमान, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करोगे। तो जैसे सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है, तो सरकारी पत्र वो अन्य पुरुष शैली में आ गए, जबकि जो अर्ध सरकारी पत्र है वो आते हैं आपके उत्तम पुरुष शैली में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। निरुत्तर का सही, निरुत्तर, ठीक है, निरुत्तर और ये का अलग है, तो निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निरुत्तर का जो सही संधि विच्छेद है वो है यहाँ पे निहिधन उत्तर। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। निहिधन उत्तर निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है, और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे नीरद का पर्यायवाची। तो अभी आपको ऊपर बताया था जहाँ पे यदि जल के पर्यायवाची में दा शब्द का प्रयोग होता है तो जल को धारण करने वाला, दा से आपको धारण करने वाला लगाना है। तो नीरद यानी नीर को जो धारण करने वाला है वो कौन होता है? बादल होते हैं, मेघ होते हैं। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा। नीर को धारण करने वाला कौन होता है? बादल होता है। और यदि यहाँ पे नीरज आ जाता है तो नीर में जन्म लेने वाला, तो नीर में जन्म लेने वाला कौन है? कमल होता है। तो नीरज का पर्यायवाची कमल है और नीरद का पर्यायवाची है बादल। क्वेश्चन नंबर 33 है अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? देखो अधुनातन मतलब आधुनिक, तो इसका क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। अधुनातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है सुखद का विलोम शब्द क्या है? सुखद मतलब सुखी, ठीक है, सुखद जो सुखी व्यक्ति है, तो उसका मतलब क्या है? विलोम क्या हो जाएगा? दुखद हो जाएगा। ए ऑप्शन 34 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है मन है धन भाव। मन है धन भाव, तो इसको मिलाकर ये संधि विच्छेद है, इसको मिलाकर कौन क्या बनेगा? तो ये बनेगा मनोभाव। इसमें भी विसर्ग संधि है, तो मन है धन भाव, इसका क्या बन जाएगा? मनोभाव बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है देशज शब्द बताइए। देशज शब्द यानी जो अपने ही देश में जिनकी उत्पत्ति हुई है, तो देशज शब्द है इसमें वो है आपका पिल्ला। कुत्ते का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको कहा जाता है पिल्ला। तो ये क्या है? देशज शब्द है। अब देखो यहाँ पे जो अन्य शब्द है बटन, ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है बटन। इंच और मास्टर ये आपका अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, और पिल्ला आपका हो जाएगा ये देसी भाषा का शब्द, यानी ये देशज शब्द हो जाएगा। डी ऑप्शन। 37 यहाँ पे संदेश का आखिरी लक्ष्य कौन होता है? देखो संदेश का आखिरी लक्ष्य जो होता है, देखो शुरुआत करते हैं अगर, तो सबसे पहले आता है संदेश लिखने वाला, संदेश लेखक। उसके बाद उसको प्रेषित करने वाला यानी उसको भेजने वाला है प्रेषक, और उस संदेश को जो ले जाने वाला है वो है संदेश वाहक। लेकिन जो अंत में किसको जाता है? वो प्राप्तकर्ता को जाता है, जो उस संदेश को प्राप्त कर रहा है। तो कुल मिला के संदेश का जो आखिरी लक्ष्य होता है वो कौन सा होता है? प्राप्तकर्ता होता है, जिस तक संदेश पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर का मतलब यहाँ पे क्या है? भगवान शिव का पर्यायवाची। आपको इसमें से कौन सा शब्द नहीं है वो बताना है। तो 38 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए शशधर। शशधर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी आपका भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन, ये सभी आपके शंकर भगवान यानी भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। शशधर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ। बादल और कमल का पर्याय आपको कैसे पहचानना है? तो इसमें जलद यहाँ पे क्या है? जल को धारण करने वाला कौन है? बादल। तो जलद यहाँ पे क्या है? आपका बादल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 40 निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे निधन अर्थक। इसमें विसर्ग संधि है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? निधन अर्थक। सी ऑप्शन 40 का सही आंसर है। 41 है यहाँ पे निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो जो गुजराती भाषा है वो मिलती जुलती जो उसकी लिपि है गुजराती लिपि है, लेकिन वो किससे मिलती है? देवनागरी लिपि से भी मिलती है काफ़ी कुछ। लेकिन गुजराती भाषा की एक अलग लिपि है। कौन सी है? गुजराती लिपि, उसका नाम है। उड़ीसा की अपनी एक लिपि है ओडिशा। मराठी ये लिखी जाती है आपकी देवनागरी में। तो मराठी जो भाषा है वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
अब जो सिंधी है, तो सिंधी में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सिंधी देवनागरी में भी लिखी जाती है और अरबी में भी लिखी जाती है। तो सिंधी ऐसी भाषा है जो दोनों लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में भी और अरबी में भी। लेकिन जो मराठी है वो किस में लिखी जाती है, वो सिर्फ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे दो वाक्यों से मिलकर, ये दो सरल वाक्यों से मिलकर बना ये वाक्य है, तो इसको कहा जाएगा मिश्र वाक्य। और वैसे भी मिश्र वाक्य में क्या होता है, हमेशा एक योजक शब्द होता है। जैसे इसमें क्या है, इसमें दो वाक्य, ठीक है, जब तक वह घर पहुंचा, फिर ये योजक शब्द आ गया, तब उसके पिता जा चुके थे, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है हिंदी के सिलेबस में, आपको अच्छे से यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुझे लाल गुलाब अच्छा लगता है, इस वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? देखो विशेष किसको कहा जाता है, वह संज्ञा और सर्वनाम हो सकता है जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। तो जिसकी विशेषता बता रहे हैं उसको कहा जाएगा विशेष्य। तो इसमें हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, मुझे लाल गुलाब अच्छा लगता है, गुलाब की विशेषता क्या है, लाल है। तो कुल मिला के गुलाब की यहाँ पे विशेषता बतलाई जा रही है कि ये एक लाल है। तो लाल तो विशेषण है, यहाँ पे उसकी विशेषता क्या है, वो लाल है, तो ये तो विशेषण हो जाएगा। लेकिन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी किसकी विशेषता हमने बताई है कि वो लाल है, हमने गुलाब की विशेषता बतलाई है, तो इसका मतलब गुलाब यहाँ पे क्या है, विशेष्य है। तो बी ऑप्शन 43 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पे ब्रज भाषा है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो जो ब्रज भाषा है वो है आपकी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और कौन कौन सी भाषाएं आती है, जैसे खड़ी बोली हो गया जिसको नागरी भी कहा जाता है, ब्रज भाषा हो गया आपकी बुंदेली, कनौजी और बांगरू जिसको हरियाणवी भी कहा जाता है। पूर्वी हिंदी में आ गया आपके अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में आपके आगे क्या है, जो मागधी हो गया, मागधी से जो जिनकी उत्पत्ति हुई है, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और पहाड़ी हिंदी में आगे गढ़वाली और कुमाऊनी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैंने चारों के बारे में बता दिया है कि चारों के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, वैसे टॉपिक हमने कवर पहले ही करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक तो इसमें क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, और क्या का मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछा जा रहा है तुम्हें क्या चाहिए, तो इसका मतलब सीधी सी बात है इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक ये सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे, बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पहले आपको इसका अर्थ समझना है। इसमें क्या है, बंदों गुरुपद, पद का मतलब यहाँ पे क्या है, चरण से है, और पदुम का मतलब यहाँ पे कमल से, यानी जो गुरु के चरण मतलब कमल रूपी चरण हैं, उनकी मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। सुरुचि यानी जिसमें सुंदर स्वाद है, सुबास जिनमें सुंदर बास है, सुंदर क्या है, सुगंध है, ठीक है। सरस अनुरागा यानी अनुराग के समान रस है, उनकी उन चरणों की मैं, यानी जो कमल रूपी चरण हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कमल से तुलना की गई है चरणों की, लेकिन यहाँ पे चरण और कमल में कोई भेद नहीं है। तो जहाँ पे उपमा और उपमेय में यानी जिससे तुलना की गई है उसमें कोई भेद नहीं होता है, वहाँ आता है रूपक अलंकार। बंदों गुरुपद पदुम, यानी पद का मतलब भी यहाँ पे क्या है, चरण है, और पदुम जिसका अर्थ होता है कमल, लेकिन उसका अर्थ यहाँ पे क्या है, चरण ही है। तो चरण यहाँ पे मतलब कमल को भी यहाँ पे क्या माना गया है, गुरु के चरणों के समान माना गया है। तो चरण और कमल में यहाँ पे कोई भेद नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार होता है। 47वां है, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती, वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? देखो औपचारिकता नहीं होता, ये होता है इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो है आपकी औपचारिकता। ए ऑप्शन 47 का सही आंसर है। औपचारिकता का मतलब होता है यहाँ पे दिखावट यानी फॉर्मेलिटी। तो कुल मिला के जहाँ पे देखो ये वाक्य को समझो आप, जहाँ आत्मीयता का मतलब क्या होता है, अपनापन यानी स्नेह, ठीक है। तो जहाँ स्नेह या अपनापन हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं बरती जाती है, यानी मतलब फॉर्मेलिटी। अब जैसे आप किसी अपने दोस्त से मिलते हो, उससे आपके विचार अच्छे मिलते हैं, उससे आप स्नेह करते हो, तो उससे आप मिलोगे तो उसमें आप बिल्कुल कैसी बातें करोगे, खुल के बातें करोगे, ठीक है। औपचारिकता नहीं बरतोगे, वहाँ पे आप उसको अपने दिल की बात बता दोगे। अब जो आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हो, वो आपसे किसी मामले में सीनियर है, तो वहाँ पे आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, थोड़ा फॉर्मेलिटी अपनानी पड़ेगी,
ठीक है, तो इसको कहते हैं कि जहाँ पे आत्मीयता हो वहाँ पे क्या है, औपचारिकता मायने नहीं रखती है विचार विनिमय में। यानी अगर आप बात कर रहे हो तो औपचारिकता की वहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती है। 48 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे क्या है, परीक्षा, ऐसा लिखा जाता है ना, परीक्षा। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे, बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो पहले आपको इसका अर्थ समझना है। इसमें क्या है, बंदों गुरुपद, पद का मतलब यहाँ पे क्या है, चरण से है, और पदुम का मतलब यहाँ पे कमल से। यानी जो गुरु के चरण मतलब कमल रूपी चरण हैं, उनकी मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। सुरुचि यानी जिसमें सुंदर स्वाद है, सुबास जिनमें सुंदर बास है, सुंदर क्या है, सुगंध है, ठीक है। सरस अनुरागा यानी अनुराग के समान रस है उनकी, उन चरणों की मैं, यानी जो कमल रूपी चरण हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कमल से तुलना की गई है चरणों की, लेकिन यहाँ पे चरण और कमल में कोई भेद नहीं है। तो जहाँ पे उपमा और उपमेय में यानी जिससे तुलना की गई है उसमें कोई भेद नहीं होता है, वहाँ आता है रूपक अलंकार। बंदों गुरुपद पदुम, यानी पद का मतलब भी यहाँ पे क्या है, चरण है, और पदुम जिसका अर्थ होता है कमल, लेकिन उसका अर्थ यहाँ पे क्या है, चरण ही है। तो चरण यहाँ पे मतलब कमल को भी यहाँ पे क्या माना गया है, गुरु के चरणों के समान माना गया है। तो चरण और कमल में यहाँ पे कोई भेद नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार होता है। 47वां है, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती, वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। देखो औपचारिकता नहीं होता, ये होता है इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो है आपकी औपचारिकता। ए ऑप्शन 47 का सही आंसर है। औपचारिकता का मतलब होता है यहाँ पे दिखावट यानी फॉर्मेलिटी। तो कुल मिला के जहाँ पे देखो ये वाक्य को समझो आप, जहाँ आत्मीयता का मतलब क्या होता है, अपनापन यानी स्नेह, ठीक है। तो जहाँ स्नेह या अपनापन हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं बरती जाती है, यानी मतलब फॉर्मेलिटी। अब जैसे आप किसी अपने दोस्त से मिलते हो, उससे आपके विचार अच्छे मिलते हैं, उससे आप स्नेह करते हो, तो उससे आप मिलोगे तो उसमें आप बिल्कुल कैसी बातें करोगे, खुल के बातें करोगे, ठीक है। औपचारिकता नहीं बरतोगे, वहाँ पे आप उसको अपने दिल की बात बता दोगे। अब जो आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हो, वो आपसे किसी मामले में सीनियर है, तो वहाँ पे आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, थोड़ा फॉर्मेलिटी अपनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि जहाँ पे आत्मीयता हो वहाँ पे क्या है, औपचारिकता मायने नहीं रखती है विचार विनिमय में। यानी अगर आप बात कर रहे हो तो औपचारिकता की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। 48 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे क्या है, परीक्षा, ऐसा लिखा जाता है ना, परीक्षा। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है। 49 यहाँ पे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही सो बधियों आगे कौन हवाल प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। पंक्ति यहाँ पे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, यानी कि इस काल में ना तो फूल में कोई पराग है और ना ही क्या है, मीठी मधुर है। अली कली ही सोमनियों आगे कौन हवाल, यानी अगर अभी से भौरा फूल की कली में इस तरह से खोया रहे तो आगे न जाने क्या होगा। तो ये किसकी ओर उन्होंने इंगित कर रखा है, उन्होंने कर रखा है राजा जयसिंह की ओर। हे राजन, अभी तो आपकी नई नई शादी हुई है, अभी तो उनकी युवावस्था आनी बाकी है, अगर आप अभी से रानी में खोए रहे तो मतलब आपके राजपाट का क्या होगा, आप अपना शासन कैसे चलाओगे। तो देखो इसमें आप कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है। देखो इसमें है अन्योक्त अलंकार। देखो अन्योक्त अलंकार क्या होता है, जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो। उपमान क्या होता है, जिसकी हम क्या करें, मतलब जिससे हम तुलना कर रहे हैं। उपमान कौन है यहाँ पे, मधुर हो गए, मधु हो गए, ये यहाँ पे उपमान है, यानी जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तो वर्णन तो हम इनका कर रहे हैं, लेकिन वर्णन यहाँ पे किसका हो रहा है, राजा जयसिंह का, जिनका यहाँ पे कहीं विवरण नहीं दिया गया है। लेकिन इस पंक्ति के माध्यम से वर्णन किसका किया जा रहा है, वो किया जा रहा है उपमेय। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है, और तुलना किसकी की जा रही है, राजा जयसिंह की। तो बिहारी जो यहाँ पे कवि थे, राजकवि थे राजा जयसिंह की, वो इन पंक्तियों के माध्यम से किसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, राजा जयसिंह के। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अन्योक्त अलंकार। यानी हम वर्णन किसका कर रहे हैं, वर्णन तो हम किसका कर रहे हैं, उपमान का कर रहे हैं, यानी जिसकी उपमा दी जा रही है, लेकिन वर्णन यहाँ पे किसका हो रहा है, जिसका यहाँ पे विवरण भी नहीं है, राजा जयसिंह का। इसमें क्या हो जाएगा, अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 50, निर्वासित में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय यानी जो बाद में लगता है, तो इसमें हो जाएगा डी, यानी इत इसमें प्रत्यय हो जाएगा। 50वां का डी ऑप्शन हो जाएगा।
ये यहाँ पे लास्ट में इसकी आंसर के दे रखी है और इसका PDF का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ऐसे ही देखो ये 50 क्वेश्चनों का सेट है और ऐसी 50 क्वेश्चनों के अगर आपको 20 सेट चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे इस प्रकार से आपको प्रत्येक सेट की प्रैक्टिस करनी है। टोटल मिला के 20+ सेट हैं तो इसमें हो रहे हैं टोटल 1000+ क्वेश्चन। और 1000+ क्वेश्चनों की आप यदि प्रैक्टिस करते हो, ज़्यादा प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगेगा, हिंदी के सेट में प्रैक्टिस करने में 20-25 मिनट का टाइम आपको लगेगा इन सवालों को सेट करने में। तो प्रत्येक आपको 20 प्रैक्टिस सेट है तो 20 दिन में 25-30 मिनट निकालिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं। तो लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट। तो आशा करें दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी यहाँ पे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम इस सीरीज़ में अधिक से अधिक वीडियो यहाँ पे लेके आ सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।